ओ भाई मैं भी जौहर में रहती हूँ। इसके अंदर ऊपर व्यू का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है? बंद कर दो। बेटा तो ये आहिस्ता बोलो यार, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता बोलो। एक्चुअली शोर कर रहा है, वो सही कह रहा है। तुम इधर आके बैठ जाओ, यहाँ ये वाला हवा यहाँ दे रहा होगा अस्मा की तरफ। अच्छा क्लास, मुझे बताओ अस्मा बेटा क्या किया है हमने लास्ट? मेंस्ट्रुएशन साइकिल कर ली थी। मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिवाइज कर लें आज, फिर वहीं से स्टार्ट करते हैं, ग्राफ के साथ रिवाइज करते हैं। खोलो बेटा, ऑन ऑफ वाला बटन होगा, बस उसको दबाओ 2 मिनट के लिए। सॉरी बेटा, क्लास नहीं ली तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। अब हो रही। कौन सी वाली?
आइडेंटिकल ट्विंस एंड अच्छा हाँ, अनआइडेंटिकल ट्विंस वो होते हैं जिनकी शक्लें सेम नहीं होती, और आइडेंटिकल ट्विंस जिनकी शक्लें सेम होती है। अच्छा, आइडेंटिकल ट्विंस में शक्ल और जेंडर दोनों सेम होता है। अभी बताती हूँ क्यों। शक्ल भी चेंज होती है, और जरूरी है नहीं है कि जेंडर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो। बिल्कुल इस तरह से होता है उनमें रिजेम्बलेंस, जैसे बहन भाइयों में रिजेम्बलेंस होती है ना, वैसी अनआइडेंटिकल ट्विंस में रिजेम्बलेंस होती है, सिर्फ पैदा एक साथ। अच्छा, होता क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस में एक दफा फर्टिलाइजेशन होती है, यानी वन एग एंड वन एम्ब्रियो फर्टिलाइज होके एक जाइगोट बनाया। ठीक है, अब ये जाइगोट क्या करता है, माइटोसिस से डिवाइड होके क्या बनाता है, ये खराब चल रहा है, माइटोसिस से डिवाइड होके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, यानी एक से दो, दो से तीन, दो से चार, चार से। लेकिन ये जो एम्ब्रियो बना है, नॉर्मली ये दोनों सेल्स जुड़े होते हैं। आइडेंटिकल ट्विंस में ये दोनों सेल्स अलग हो जाते हैं। पहली दफा जो माइटोसिस होता है वो एक साथ नहीं रहता, और अब दो एम्ब्रियोज बनना शुरू हो। जाइगोट एक बनता है, और जाइगोट से एम्ब्रियो दो बनते हैं। तो डेफिनेटली अगर ये फीमेल होगा तो ये भी फीमेल होंगे दोनों, और ये भी एक इनके काले बाल होंगे तो इनके भी काले बाल होंगे, खड़ी नाक होगी तो एक ही क्रोमोसोम का जो इंफॉर्मेशन है वो दो में डिवाइड होगा। अनआइडेंटिकल ट्विंस में दो अलग एग्स दो अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं और दो अलग जाइगोट्स बनाते हैं। मैंने आपको बताया था नॉर्मली हर महीने ओवरी एक एग प्रोड्यूस करता है, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि दोनों ओवरीज भी एग प्रोड्यूस कर लेती है, या एक ही ओवरी दो एग्स प्रोड्यूस कर लेती है, और वो दोनों एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं। तो अगर ऐसा हो जाता है कि दो एग्स एक वक्त में एक साथ फर्टिलाइज हो जाते हैं दो सेपरेट स्पर्म से, तो फिर दो एम्ब्रियोज बनेंगे, और दोनों के पास अपना सेपरेट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होगा, जिसकी वजह से वो क्या कहलाएंगे, अनआइडेंटिकल। ठीक है, क्लियर हो गई? नहीं ऐसा नहीं, 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 ये एक ही एम्ब्रियो बना, मतलब क्या चल रहा है, ये एक एम्ब्रियो बना, ये दूसरा एम्ब्रियो, हाँ, लेकिन दोनों के पास सेपरेट सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। जेंडर एक भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग। जी, कोई सवाल है? समझ में आ रहा है? पक्का? तो आइडेंटिकल ट्विंस में एक दफा फर्टिलाइजेशन होती है, अनआइडेंटिकल ट्विंस में दो बार। जी, मैं भी यही देख रही थी। मैं 10 मिनट का ब्रेक दे दूँ। मैंने बंद की, मैंने बंद की। मेरे पास भी वो पॉपअप बॉक्स आता है, लेकिन मैंने मैन्युअली रिकॉर्डिंग पॉज की, वो मेरी गलती है। ठीक है, चलो 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा,
नहीं लिखो, सिर्फ सुन लो, ठीक है। Balanced diet is required for a pregnant woman. Why? Because plenty of fruits, vegetables will supply her with vitamins and minerals as well as fiber. Fiber will help movement of food through the digestive system and prevent constipation. ठीक है, ये 4 मार्क का सवाल आता है सेक्शन बी या सी में, तो ये ऐसा नहीं है, एक ये आता है, एक बॉटल फीड का आता है। हाँ, मिस फ्लक्स और फिक्स योर माइक यार बेटा, ये माइक कैसे फिक्स करूं मैं? अब आ रही है? बोलूंगी कैसे? अच्छा, उसके बाद starchy foods to supply carbohydrate for energy. ठीक है, a pregnant woman does require energy. Why? Because the fetus needs energy to grow, and for growth respiration is necessary. मुझे नहीं पता ऐसा कब होता है, नहीं ऐसा कब होता है, राइस कौन मना करता है? पता नहीं, मैं यहाँ डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन पढ़ रही हूँ, तो उसके बारे में पढ़े। मैं कहूँ प्रेग्नेंट वुमेन को स्टार्ट। अच्छा, food such as meat, fish, eggs, pulses, these will provide protein for the growth of the fetus. Dairy products, milk, cheese, yogurt contain calcium for bones and teeth. ठीक है, उसके अलावा foods that are high in refined sugars and fats can be eaten, but they should be eaten in small quantities because they will cause obesity. ठीक है, फीटस में नहीं, मदर की ओबेसिटी, और मदर की ओबेसिटी होने की वजह से मदर कैन हैव डायबिटीज, जिसकी वजह से बच्चे में जुवेनाइल डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, सो दीज आर द डाइटरी रिक्वायरमेंट्स। अच्छा, और भी है, विटामिन डी फॉर बोन डेवलपमेंट, फॉलिक एसिड इज अ विटामिन दैट हेल्प्स प्रिवेंट बर्थ डिफेक्ट्स, यानी एम्ब्रियो का ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। सही है। अच्छा, ये तो डिजीजेस पे आ गए, डिजीजेस अभी नहीं करवा रही, डिजीजेस में ओके। एडवांटेजेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग आता है, ब्रेस्ट फीडिंग हैज द परफेक्ट कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क, बेबीज जो हैं उससे कोई एलर्जी नहीं क्रिएट करते, इम्यून सिस्टम बेबी का जो है वो डेवलप करते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग, और एक इमोशनल बॉन्ड भी क्रिएट करते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉटल फीड, सिर्फ ये सवाल नहीं आता, डिसएडवांटेज ऑफ बॉटल फीड भी आता है। बेबीज डेवलप एलर्जीज अगेंस्ट बॉटल फीड। ठीक है, डायरिया वगैरह हो जाता है बच्चों को अगर अर्ली एज पे उनको दूध दिया जाता है। दूसरा, कंटैमिनेशन और डिजीजेस, बीमारियां उनमें हो सकती हैं क्योंकि निपल जो है वो स्टेराइल नहीं होती, ओपन एनवायरनमेंट में यहाँ बॉटल रखी हुई है, फिर बच्चे के मुंह में जा रही है, फिर बॉटल रखी हुई है, तो उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं। प्लस जो है एक्सपेंसिव भी होता है बॉटल फीड, हर बंदा जो है वो बॉटल फीड अफोर्ड नहीं कर सकता। गुड, तो ये डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, ये 2 सवाल इस तरह से आते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाओ कॉन्ट्रासेप्शन पे। बेटा, स्मोकिंग तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से मना करते हैं। ठीक है, अल्कोहल जो है आपके स्टमक के अंदर एसिडिटी करता है। ठीक है, HCl प्रोडक्शन करवाता है जिससे अल्सर्स हो जाते हैं, तो मदर ऑटोमेटिकली ब्लोटिंग जब होगी, स्टमक फूलेगा ड्यू टू एसिडिटी, तो वो दैट विल क्रिएट अ प्रेशर ऑन द फीटस व्हिच विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट। उसके अलावा लिवर की फंक्शनिंग भी अफेक्ट होती है, तो जब लिवर प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा तो जो वेस्ट प्रोडक्ट्स मदर के होंगे वो ही प्रॉपर्ली हैंडल नहीं होंगे, तो बेबी के कैसे होंगे। ठीक है, इसलिए अल्कोहल कंजम्पशन मना करते हैं। प्लस अल्कोहल एक ड्रग होती है, तो अगर मदर उस पर जो है वो होती है, क्या कहते हैं, अडेप्टेड हो जाती है, अडेप्टेड नहीं कहेंगे, क्या होंगे, एडिक्टेड हो जाती है, तो डेफिनेटली बेबी पे भी उसके इफेक्ट्स होते हैं क्योंकि
वो अल्कोहल कंटिन्यूसली बेबी के ब्लड में भी जा रहा होता है। ये बात मुझे पता नहीं थी, ये मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी, उससे मुझे पता चला था कि बेबी में विड्रॉल सिम्टम्स थे ड्रग्स के, क्योंकि मदर वाज अल्कोहल एडिक्टेड, तो बेबी जो है क्योंकि उसके ब्लड में भी अल्कोहल जा रहा था, तो जब बेबी पैदा होता है तो वो बहुत रोता है। जब वो रोता है तो उसके मालूम करते हैं कि भाई ये बेबी हर वक्त रोता रहता है, क्या ऐसा मसला है, कोई बीमारी नहीं है, क्लिनिकली सेट है। नॉर्मली बच्चे पेट के दर्द से रोते हैं, जैसे कोलिक पेन कहते हैं छोटी उम्र में, ठीक है, कोई ऐसी बीमारी नहीं होती। तो फिर मल्टीपल टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि बेबी के ब्लड में अल्कोहल होता है, और बेबी जो है ना वो विड्रॉल सिम्टम्स की वजह से जो है अल्कोहल के, वो उसकी क्या कहेंगे, एक इरिटेशन होती है, और वो इरिटेशन जाहिर है बच्चा है वो कैसे निकालेगा, रो के निकालेगा। तो होता यूं है कि उसमें फिर ये होता है कि मदर को वो अक्यूज करते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसने ड्रिंक किया होता है, लेकिन मदर अल्कोहलिक होती नहीं है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो पता ये चलता है इन द एंड कि किसी ने बेबी स्विच कर दिया होता है, क्योंकि कोई और मदर होती है, उसने अपना बच्चा फॉर एडॉप्शन देना होता है, तो वो हेल्दी बेबी देनी होती है, वो खुद अल्कोहलिक होती है, तो वो इसलिए बेबी स्विच कर देते हैं। तो फिर वो हेल्दी बेबी एडॉप्शन के लिए दे देती है आगे, और अल्कोहलिक बेबी जो विड्रॉल सिम्टम्स वाला है वो इनके क्रेडल में डाल दो। नहीं, अंग्रेजी फिल्मी थी। क्रेडल स्वैप या क्रेडल स्विच, ठीक है। अच्छा क्लास चुप हो जाओ। चलो एक काम करते हैं, बातें नहीं करो। नहीं नहीं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे वीडियो देख लेते हैं। नहीं इंशाल्लाह। अच्छा हाँ बेटा, एक मिनट चुप तो हो। Hi, welcome back to freesciencelessons.co.uk. By the end of this video, you should be able to describe the roles of hormones in human reproduction, including the hormones involved in the menstrual cycle. And if you're a higher tier student, then you should be able to describe how the hormones interact in the control of the menstrual cycle. In a recent video, we saw that hormones are released by glands into the bloodstream. Hormones travel in the bloodstream and trigger effects in specific target organs. Scientists call this the endocrine system. Now, a really important role of the endocrine system is in human reproduction. During puberty, reproductive hormones cause secondary sexual characteristics to develop, for example, pubic hair. In men, the testes produce the hormone testosterone, and testosterone stimulates the testes to produce sperm. In women, the ovaries produce the hormone estrogen. Once puberty begins, eggs in the ovaries start to mature, and every 28 days an egg is released. This is called ovulation. Now, the release of an egg every 28 days is part of the menstrual cycle. So we're going to start by looking at what happens during the menstrual cycle before we look at the hormones involved. As we said, every 28 days ovulation takes place. In other words, the ovary releases an egg. In preparation for this, the uterus lining becomes thick and spongy. The egg now makes its way down to the uterus.
Now, if sperm is present, then the egg can be fertilized, and if this happens, it can implant into the uterus wall and develop into a baby. However, if the egg does not get fertilized, then both the egg and the uterus lining are released, and we egg fertilize नहीं हो रहा तो egg भी release हो जाएगा, finish हो जाएगा और uterus lining भी release हो जाएगा. ठीक है? call this a period. So we're going to look now at the roles of 4 key hormones in the menstrual cycle. Now, if you're a foundation tier student, then you simply need to learn the functions of these hormones. However, higher tier students need to be able to explain how these hormones interact. So we're going to start by looking at the functions of the hormones involved. Firstly, follicle stimulating hormone, or FSH, causes an egg to mature in the ovary. Luteinizing hormone, or LH, causes this egg to be released, in other words, ovulation. And finally, the hormones estrogen, produced by the ovary, and progesterone are involved in maintaining the uterus lining, in case the egg's fertilized and implants. And remember that if the egg does not get fertilized by sperm, then both the egg and the uterus lining are released, and the woman has a period. Okay, foundation tier students can stop watching now. However, higher tier students need to keep watching. We're going to look at how these hormones interact in the menstrual cycle. In the first stage, follicle stimulating hormone, or FSH, is released by the pituitary gland. FSH travels in the blood to the ovaries, where it causes an egg to mature. At the same time, FSH triggers the ovaries to make estrogen. As we saw, estrogen causes the lining of the uterus to become thick. Estrogen also stops the pituitary gland from releasing any more FSH. Instead, the pituitary gland now releases luteinizing hormone, or LH. LH triggers ovulation. In other words, the mature egg is released. Once the ovary has released its egg, the ovary now produces the hormone progesterone, and progesterone has 2 effects. Firstly, progesterone stops the pituitary gland from releasing FSH and LH. That's to prevent any more eggs Peter, we are waiting. Miss Andali was making an announcement, then we'll start. Hey, miss. मैंने कहा कि वो तो फिर मेरी अच्छा ठीक है अच्छा फिर लेकिन और फिर जब टेस्ट फ्राइडे से स्टार्ट होंगे तो सब आएंगे तो एक दिन में कितने टेस्ट है from maturing or being released. Secondly, progesterone keeps the lining of the uterus thick in case a fertilized egg implants. And if fertilization does not take place, then the level of progesterone falls. The uterus lining and the egg are now released, and the woman has a period.
Now in the exam you could be asked to interpret graphs of these hormones during the menstrual cycle, so I'm showing that here. As you can see, the level of FSH rises, and this triggers the ovaries to release estrogen. As the level of estrogen increases, this inhibits the production of FSH, so the level of FSH falls. Estrogen triggers the release of LH, so the LH level rises to a peak around day 14. LH triggers ovulation, and once this happens, the ovary now releases progesterone, so the progesterone level now rises. However, if fertilization does not happen, then the progesterone level falls again and the woman has her period. Remember, you'll find plenty of questions on reproductive hormones in my revision workbook, and you can get that by clicking on the link above. Okay, is it clear?